हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग पार्लियामेंट के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट पे हम लोग एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, यहाँ पे हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि जो ये फेडरलिज्म वर्ड होता है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में यहाँ पे देखें तो इसमें यह कहा गया है कि फेडरलिज्म के अंदर डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि फेडरलिज्म के अंदर दो गवर्नमेंट्स होंगी, सेंटर के अंदर अलग गवर्नमेंट होगी और स्टेट के अंदर अलग गवर्नमेंट होगी। ओके, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में देखें तो इसमें यह कहा गया है कि जो फेडरलिज्म है उसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ओके, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि जो फेडरलिज्म है इसके अंदर हमारा जो लेजिस्लेचर होता है उसके अंदर टू हाउसेस हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा टू हाउसेस होंगे। ओके, जैसे हमारा अपर हाउस हो गया और लोअर हाउस। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर दोनों हाउसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखें तो पहला स्टेटमेंट ये करेक्ट है। फेडरल का मतलब ही होता है कि जो पावर है वो डिवाइडेड होगी दो गवर्नमेंट्स के बीच में। तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो वन स्टेटमेंट है, ठीक, ये करेक्ट हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, दूसरे में देखते हैं तो इसमें यह कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है क्या वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेती है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ठीक, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ये गलत हो गया। तो जहाँ जहाँ भी टू आएगा उसको हम लोग इलिमिनेट कर देंगे। तो अब हमारा सी और डी बचा हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि लेजिस्लेचर यहाँ पे बाई कैमरल या हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फेडरलिज्म के अंदर फेडरलिज्म का बेसिक करेक्टर है कि इसके अंदर दो दो हाउसेस होने ही चाहिए। ठीक, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे भी ये गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सॉरी सी करेक्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि इनमें कौन सी पावर ऐसी है जो केवल राज्यसभा को ही प्रोवाइड की गई है और वो उनकी स्पेशल पावर है। ठीक है, ये पावर लोकसभा के को प्रोवाइड नहीं की गई है। तो ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट देखें तो इसमें यह कहा गया है कि कोई भी नई नई ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सकता है राज्यसभा। हाँ, तो ये स्टेटमेंट अगर हम लोग आर्टिकल 312 देखें तो इसमें यह कहा गया है कि ये राज्यसभा है, जो राज्यसभा है उसको ये पावर है, उसको ये अथॉरिटी है कि वो कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखें तो उसमें यह कहा गया है कि यह स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये आर्टिकल 249 में इसकी बात की गई है कि जो हमारी राज्यसभा होती है ये स्टेट मैटर्स पे लॉ बना सकती है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे ये वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की बात की गई है। ठीक है, तो क्या ये एक राज्यसभा की स्पेशल पावर है? ओके, राज्यसभा की स्पेशल और ओनली पावर है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे जैसे हम देखें तो वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ एक इफेक्टिव मेजॉरिटी से राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करती है। ठीक है, और जो लोकसभा होती है इसको ये सिंपल मेजॉरिटी से अपनी कंसेंट देती है। ठीक, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये ए हो जाता है। यहाँ पे सही ऑप्शन ए हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो इसमें यह कहा गया है कि जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग किसी भी बिल को लेकर के, तो वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है उसमें क्यों नहीं होती है ज्वाइंट सिटिंग? तो पहले स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ये जो ज्वाइंट सिटिंग होती है ये अफेक्ट कर सकती है हमारे जो फेडरल करेक्टर है उसको। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो राज्यसभा है, ठीक है, वो वो उसको
ओवर पावर कर सकती है लोकसभा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, जो हमारा, क्योंकि ऐसा क्योंकि जो हमारी लोकसभा होती है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक, तो जब भी कोई ऐसा बिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, वो अगर उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग होती है, ठीक, तो उसके अंदर ये, चूंकि ये मेंबर में ज़्यादा है, लोकसभा के मेंबर ज़्यादा हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग बिल को पास करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी बोथ करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हमारा स्पीकर का ऑफिस होता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि जो भी लोकसभा का स्पीकर होता है वह एक न्यूट्रल मेंबर होता है। इट मीन्स कि जो भी लोकसभा का स्पीकर बनेगा उसे अपनी पार्टी से रिजाइन कर देना पड़ेगा। तो क्या ये सही है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। जो भी मेंबर होते हैं वो अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ से देखें तो हमारा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि जो स्पीकर का ऑफिस है वो, सॉरी, यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं, यहाँ पे लोकसभा होगा। ठीक है, तो वो लोकसभा के डिजॉल्व होने पे भी कंटिन्यू रहता है। ठीक, तो इसलिए इसका जो ऑफिस है वो कभी डिजॉल्व ही नहीं होता है। यहाँ पे स्पीकर का ऑफिस कभी डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में देखिए तो ये इतना पार्ट, ये जो अंडरलाइंड है इतना करेक्ट है, इसके आगे वाला पार्ट गलत है। ठीक, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी ऑफिस ऑफ स्पीकर है, ठीक है, वो अगर लोकसभा डिजॉल्व भी हो जाती है तो वो नहीं डिजॉल्व होता है। ये जब हमारी लोकसभा की इलेक्शन होती है, लोकसभा इलेक्शन के बाद जब पहली सिटिंग होती है, उससे पहले जो ऑफिस ऑफ स्पीकर है वो डिजॉल्व होती है। लोकसभा की पहली सिटिंग के जस्ट पहले ये ऑफिस डिजॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। थर्ड स्टेटमेंट में देखिए तो इसमें यह कहा गया है कि जो केवल इलेक्टेड मेंबर ही स्पीकर बन सकते हैं। तो ऐसा है क्या? ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। कोई भी मेंबर, ठीक है, स्पीकर बन सकता है। तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि किन केसेस में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है। तो यहाँ पे हम पहला स्टेटमेंट देखें तो इसमें यह कहा गया है कि कोई भी ऑर्डिनरी बिल जिसको गवर्नमेंट पार्लियामेंट में लाना चाहती है उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। कोई भी किसी भी ऑर्डिनरी बिल को बिना प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के भी लाया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें यह कह रहा है कि कोई भी बिल जो जिसके अंदर ये प्रोविजन है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के, ठीक, तो यहाँ पे ये देखें तो ये हमारा आर्टिकल 3 के अंदर आता है, जिसमें यह कहता है कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा बिल लाना चाहती है तो उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन नेसेसरी होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी बिल जिसके अंदर प्रोविजन हो आर्टिकल 110 का, यानी आर्टिकल 110 का अगर प्रोविजन है, आर्टिकल 110 हमारा किससे रिलेटेड है? मनी बिल से। अगर कोई भी बिल जिसके अंदर मनी बिल का प्रोविजन है वो, उसके लिए तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नेसेसरी होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये डी वाला एलिमिनेट हो गया। अभी हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे हुए। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी बिल जो जुडिशरी के प्रोविजन को अमेंड करता हो। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? जो भी प्रोविजन जुडिशरी को अमेंड करेंगे वो हमारे आएंगे
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, ठीक, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को अमेंड करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन नेसेसरी होती है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे ये सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाए, ये डी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो हमारा पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट, वो कौन कौन सा रोल प्ले कर सकती है, ठीक। तो यहाँ पे पहले लेजिस्लेटिव फंक्शन की बात की गई, तो ये तो सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट का जो मेन वर्क है वो लॉ को बनाना है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे वन करेक्ट है, ठीक। तो ये ठीक है, ए बी सी तीनों ऑप्शन में है। दूसरे में ये कहा गया है एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ठीक। तो क्या पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शन को भी परफॉर्म करती है? यहाँ पे ये देखे इस स्टेटमेंट को, तो जो हमारा पार्लियामेंट होता है उसको बहुत सारे ऐसे प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं जिसके थ्रू वो हमारा जो एग्जीक्यूटिव है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, ठीक। और जो जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के, ठीक। और पार्लियामेंट और कोई भी मेंबर किसी भी मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई भी मोशन, जैसे सेंसर मोशन हो गया, ईटीसी को ला सकता है, ठीक। तो ये सारे फंक्शंस हमारे पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव फंक्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो बी स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में जुडिशियल फंक्शन की बात की गई है। जुडिशियल फंक्शन मीन्स जैसे पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट कर सकता है, ठीक है। किसी भी जज को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट के जुडिशियल फंक्शन के अंतर्गत आती है। तो हमारा पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल तीनों फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे मनी बिल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उनमें क्या करेक्ट है वो पूछा गया है। तो पहले स्टेटमेंट में देखें तो इसमें यह कहा गया है कि मनी बिल को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है। तो यहाँ पे जैसे देखें तो हमारा जो आर्टिकल 110 है उसके अंदर मनी बिल की डिफिनेशन दी गई है, तो हमारा ऑप्शन वन करेक्ट है, ठीक। तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया एंड ये ए और भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। दूसरे में ये कहा गया है कि मनी बिल को केवल मिनिस्टर ही प्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या ये बात सही है, ठीक, कि मनी बिल को क्या केवल मिनिस्टर ही प्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ, ये मनी बिल के अंदर जो भी प्रोविजन है उसके रिगार्डिंग हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मनी बिल केवल मिनिस्टर के द्वारा ही प्रेजेंट किया जा सकता है, किसी भी प्राइवेट मेंबर के द्वारा नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पे 1 एंड 2, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएंगे। और ये डी ऑल, ठीक, ये मतलब सी एंड डी यहाँ पे बचे गए। तीसरे में ये कहा गया है कि मनी बिल जो है, जो हमारा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अंदर से अगर कोई भी पैसा निकालना हो तो उसके लिए एक एप्रोप्रिएशन बिल बनाना पड़ेगा, ठीक। तो जो कंसर्न करता है मनी बिल से, इसका मतलब ये कि अगर हमारा जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उसके अंदर से अगर पैसा निकालना है तो पहले हमें एक मनी बिल बनाना पड़ेगा, उसको पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, तब जाके उसके अंदर से हम पैसा निकाल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। ऐसा, एक मिनट, यहाँ पे ये 3 नहीं होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया कोई सडन हमारा जो ऐसा एक्सपेंडिचर जो सडन आ जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट आ गया जिसके लिए हमें तुरंत पैसा खर्च करना हो, तो वहाँ पे ये वर्क करता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक। तो उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पे पहले जाएंगे पार्लियामेंट के पास उसे अप्रूवल लेने के लिए, ठीक। तो ये स्टेटमेंट थर्ड यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, तो ये डी वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड 1 एंड 2 करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि मनी बिल को
राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। मनी बिल को राज्यसभा अमेंड कर सकता है, लेकिन उसके जो प्रोविजन है मनी बिल के, जो राज्यसभा के द्वारा अमेंड किए गए हैं, ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है, ये उसे माने कि ना माने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो किन मीन्स के थ्रू एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए तो इसमें कहा गया है विहिप। ठीक है, विहिप ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि विहिप जो होता है ये पार्टियों के लिए होता है। जो पार्टीज होती हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये अपने मेंबर्स के लिए, जो हाउस के मेंबर हैं उनके लिए ये जारी करती हैं, ताकि जो भी रिकमेंड किया गया है पार्टी से जो भी रिकमेंडेशन आई है वो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करें। ठीक है, तो यहाँ पे भी रॉन्ग हो गया, तो हमारा स्टेटमेंट ए एंड डी एलिमिनेट हो गया यहाँ से। दूसरे में एडजॉर्नमेंट मोशन की बात की गई है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट, ये यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। ये कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर किसी भी स्पेसिफिक वर्क के लिए यहाँ पे ये एडजॉर्नमेंट मोशन ला सकता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसमें ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में कॉलिंग अटेंशन मोशन की बात की गई है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसमें कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर किसी पब्लिक इम्पोर्टेंस वर्क के लिए किसी भी मिनिस्टर या गवर्नमेंट का अटेंशन के लिए इस मोशन को ला सकता है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट में प्रिविलेज्ड मोशन की बात की गई है, तो ये भी करेक्ट है। इसमें कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट ऐसा मोशन ला सकता है जिसमें उस मिनिस्टर ने किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर के प्रिविलेज का वायलेशन किया हो। तो ये तीनों 2, 3 एंड 4 यहाँ पे ये स्टेटमेंट तीनों करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें यह कहा गया है कि जो सेंसर मोशन होता है उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर सेंसर मोशन हमारा पास हो गया तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो पहले में ये कहा गया है कि, एक मिनट, पहले हम लोग सेंसर मोशन को देख लेते हैं। सेंसर मोशन गवर्नमेंट की किसी एक्ट या पॉलिसी या फिर कोई मिनिस्टर हो गया उसके अगेंस्ट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जा सकता है। ठीक, तो ये ऐसा केवल, ठीक है, ओके, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो हमारा अगर सेंसर मोशन पास हो गया तो उससे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो हमारा सेंसर मोशन होता है ये केवल सेंसर करने के लिए लाया जाता है, मतलब कोई चीज पार्लियामेंट को पसंद नहीं आ रही है उसके लिए लाया गया है। ठीक है, ये नहीं कि हमारा रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि अगर ये मोशन पास हो जाता है तो ये मोशन जिस पॉलिसी के अगेंस्ट है या फिर जिस मिनिस्टर के अगेंस्ट है वो वो उसको हटा दिए जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ये केवल सेंसर करता है। ठीक है, ये केवल निंदा करता है कि ये चीज़ें सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिसी या फिर मिनिस्टर को इसके थ्रू हटाया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तीसरे में ये कहा गया है कि यह एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का बेस बन सकता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे कि अगर सेंसर मोशन पास हो गया है, ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गवर्नमेंट है उस वो मेजोरिटी में नहीं है उस, ठीक, तो जब विपक्ष को ये पता चलेगा कि सेंसर मोशन हमारा पास हो चुका है, ठीक है, और गवर्नमेंट लैग कर रही है मेजोरिटी में, तो इसी को बेस बना करके वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें यह कहा गया है जो हमारा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला में ये बताया गया है कि ये डायरेक्टली पीएमओ के अंदर आता है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसके अंदर आता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो हमारा कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है ये प्रेसिडेंट के अंदर आता है,
और इसको हेल्ड करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, जो कि ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ से रॉन्ग हुआ। ठीक, तो हमारा ए एलिमिनेट हो गया। दूसरे में ये कहा गया है कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है उसके लिए, उसको विड्रॉ करने के लिए पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन जरूरी होती है। ठीक है, अगर पार्लियामेंट कहेगा तभी कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंटीजेंसी मीन्स देखें तो इसका यही मीनिंग आता है कि कोई सडन वर्क आ गया है। ठीक है, जैसे नॉर्मली सभी घरों में होता है कि कुछ पैसे को निकाल करके रख दिए जाते हैं कि अगर कोई अचानक कोई ज़रूरत पड़ गई तो उसके लिए उसको खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो वैसे ये कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है कि कोई अगर वो अचानक वर्क आ गया तो उसको उस टाइम पे खर्च कर लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इस पैसे को खर्च करने के लिए पार्लियामेंट के पास पहले अप्रूवल लेने जाएंगे। ठीक है, पहले उस पैसे को खर्च कर लिया जाएगा, फिर उस पैसे के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन है उसको पार्लियामेंट से पास करा लिया जाएगा। तो स्टेटमेंट यहाँ पे ये भी गलत है। तो हमारा सेकंड यहाँ से एलिमिनेट हुआ। ठीक, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है सी। ठीक है, हम लोग सी और डी देख लेते हैं। सी में ये कहा गया है कि जो विड्रॉवल है या पेमेंट है इस फंड का, वो मनी बिल के अंदर आता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम मनी बिल की डिफिनेशन देखें तो उसमें यह कहा गया है कि अगर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से कोई भी विड्रॉवल या पेमेंट होती है तो वो मनी बिल के अंदर आती है। ठीक, तो और फोर्थ में यह कहा गया है कि इसको वार सिचुएशन में यूज किया जाता है, मतलब इसको वार की सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमें हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। ठीक, ओके।